सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास। आपको बता दें कि मैं आपको साइंस पूरा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप डेली क्लास को कीजिए, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप डेली क्लास को करेंगे तो आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस पाएँगे और आप देखेंगे कि आप कई लोगों से आगे निकल जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैंने शुरुआत बेसिक से की थी जो जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखा है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? तो बेसिकली एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और क्या मेजर करता है? तो ईएमएफ मेजर करता है। आपको याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर एक ईएमएफ मेजरिंग डिवाइस है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल एमीटर से संबंधित है। एमीटर मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है आपसे। ये एग्ज़ाम आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि एमीटर क्या है? तो ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है सर्किट में, यानी कि आपको अगर एक रेजिस्टेंस देते हैं आप, तो एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ये बात याद रखिएगा। और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। याद रखेंगे, इन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसके पास लेजिटिमेट रेजिस्टेंस होना चाहिए और ये कम पावर को ड्रॉ करता है, ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है स्टेल्वोमीटर के बारे में। आपको बता दें कि स्टेल्वोमीटर एक डिवाइस है जो कि सरफेस टेंशन को मेजर करता है। याद रखिएगा आप इस बात को, स्टेल्वोमीटर किस चीज़ को मेजर करने में काम आता है? तो सरफेस टेंशन को मेजर करने में काम आता है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन-सा स्पीड ऑफ फ्लो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो कि एरिया मीटर को मेजर करता है? यानी कि आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ फ्लो को कौन-सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो ये है आपका रोटामीटर। आपको याद रखना है, रोटामीटर ये काम करता है और रोटामीटर को ही एरिया मीटर के भी नाम से जाना जाता है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिक्विड का मेजर करता है किसी क्लोज्ड पाइप या फिर ट्यूब में, ये बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो आपके आरआरबी जेईई में हर साल पूछा जाता है सवाल। आपसे टैकोमीटर से सवाल पूछा गया है कि टैकोमीटर क्या मेजर करता है? तो टैकोमीटर आपका आरपीएम मेजर करता है। यानी कि अगर कोई एक शाफ्ट घूम रहा है तो अब तो लेज़र वाला टैकोमीटर आता है। आपको लेज़र मारेंगे टैकोमीटर में, मशीन में दिखा देगा कि इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है। तो याद रखेंगे, रोटेशन से संबंधित है आपका टैकोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, कई सवालों में। आपसे पूछा गया है कि मल्टीमीटर में क्या-क्या होता है? तो अगर मल्टीमीटर आपने नहीं देखा है तो वोल्टमीटर होता है, करंट मीटर होता है और साथ ही साथ ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टेंस भी मेज़र करता है, करंट भी और वोल्ट भी, तीनों के तीनों मेज़र करता है आपका मल्टीमीटर। याद रखेंगे इस बात को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे रिचर स्केल से संबंधित पूछा गया था। तो इसका आविष्कार जो है डेवलप किया गया था चार्ल्स रिचर्स के द्वारा 1935 में और गुटेनबर्ग के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। एक लॉगरिथमिक स्केल है, ये भी बिल्कुल सही है। और सिस्मोमीटर, इसको मेज़र करने के लिए इट कैन बी यूज्ड यूजिंग सिस्मोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8 से 9 का मैग्नीट्यूड जो है रिचर स्केल पे, इसका मतलब होता है लाइट अर्थक्वेक। ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। अगर 8 से 9 है तो यानी कि 8 से 9 का अगर रिचर स्केल है तो वो तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आप देखे होंगे गुजरात में 8 से 9 रिचर स्केल था, 7 के 8 करीब था। तो यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8 से 9, याद रखिएगा ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आइए अगले सवाल में चारों के चारों ऑप्शन देखते हैं जो हर बार कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में टकरा जाएगा, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहा हो, सीएचएसएल दे रहा हो, टीपीसी दे रहा हो, ग्रुप डी दे रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो भारत में, कहीं पे भी ये टकरा जाएगा सवाल। आपसे पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग डेंसिटी, डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इन दोनों का आपको डेंसिटी मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है और ये जो आपका हाइग्रोमीटर बेस्ड होता है, ये बायोएनसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये भी याद याद रखेंगे। हाइड्रोमीटर आप याद रखेंगे, ये मेज़र करता है आपको ह्यूमिडिटी। एयर की ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए आपको हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है डेप्थ ऑफ सी को नापने के लिए और साथ ही साथ हिप्सोमीटर भी आप याद रखेंगे कि ये
एलिवेशन या फिर एल्टीट्यूड नापने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्टीट्यूड नापने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे ये चारों बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला भी बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है कि डिस्कवरिंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग द सीधा-सीधा आपसे सवाल पूछा जा रहा है, पानी में खोजने के लिए कौन-सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? बहुत ही मुश्किल चीज़ है, समुद्री जीव को बहुत कष्ट होता है, जिसका नाम है सोनार। सोनार का मतलब है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं लिख देता हूँ, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बात आप याद रखेंगे सोनार के बारे में। आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। आपको बता दें कि ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है। कौन-सा यूज़ करता है? अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करता है और ऐसे वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होती है। आपको बता दें, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर जाती है। वहीं अगर बता दें आपको कि इसमें ये कौन-सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है या फिर ट्रांसवर्स वेव है, तो आपको याद रखना है कि सोनार जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये भी आपसे अच्छे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा जा सकता है। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। मैंने साउंड बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। अगर आप पीछे के वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो उनको पहले देखते हुए आइए। मैंने ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव सब कुछ आपको पढ़ा कर रखा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इकोलोकेशन इन द शिप इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द, तो आपको बता दें कि डेप्थ ऑफ वाटर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इकोलोकेशन वो प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपको सोनार में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलेंगे आपने फेदोमीटर भी बताया था, तो आपको बता दें कि फेदोमीटर भी डेप्थ ऑफ सी को ही नापता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो होता है साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। आपको डेप्थ ऑफ सी को नापने के लिए फेदोमीटर में साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है और सोनार में इकोलोकेशन प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला भी बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है कि डिस्कवरिंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग द, सीधा-सीधा आपसे सवाल पूछा जा रहा है, पानी में खोजने के लिए कौन-सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? बहुत ही मुश्किल चीज़ है, समुद्री जीव को बहुत कष्ट होता है, जिसका नाम है सोनार। सोनार का मतलब है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं लिख देता हूँ, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बात आप याद रखेंगे सोनार के बारे में। आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। आपको बता दें कि ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है। कौन-सा यूज़ करता है? अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करता है और ऐसे वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होती है। आपको बता दें, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर जाती है। वहीं अगर बता दें आपको कि इसमें ये कौन-सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है या फिर ट्रांसवर्स वेव है, तो आपको याद रखना है कि सोनार जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये भी आपसे अच्छे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा जा सकता है। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। मैंने साउंड बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। अगर आप पीछे के वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो उनको पहले देखते हुए आइए। मैंने ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव सब कुछ आपको पढ़ा कर रखा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इकोलोकेशन इन द शिप इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द, तो आपको बता दें कि डेप्थ ऑफ वाटर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इकोलोकेशन वो प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपको सोनार में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलेंगे आपने फेदोमीटर भी बताया था, तो आपको बता दें कि फेदोमीटर भी डेप्थ ऑफ सी को ही नापता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो होता है साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। आपको डेप्थ ऑफ सी को नापने के लिए फेदोमीटर में साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है और सोनार में इकोलोकेशन प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है पावर और स्पीड ऑफ विंड को नापने के लिए? तो विंड स्पीड, विंड के प्रेशर और विंड के पावर, विंड स्पीड, पावर और एक और चीज़ मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। विंड की स्पीड, विंड के पावर को और विंड के प्रेशर को, यानी कि तीनों चीज़ को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एनेमोमीटर। याद रखिएगा। इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है कि ये वेदर स्टेशन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं वेदर स्टेशन इंस्ट्रूमेंट, वेदर स्टेशन इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने
आसान से सवाल की ओर जहाँ पे आरआरबी जेईई में पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा टेम्परेचर व्हिच कैन बी मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे जो है बिना टच किए हुए काम ही नहीं करते हैं। इंफ्रारेड आपको पता है रेडिएशन मेजर कर लेता है। तो ज़ाहिर-सी बात है बिना छुए हुए आप इस सवाल का आंसर बता सकते थे, तो बिना छुए हुए इंफ्रारेड यूज़ होगा। चलिए इस सवाल से आपको आज मैं बहुत सारे सवाल करा देता हूँ। आपसे इनमें से पूछा गया है कि कौन-सा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया प्रेशर, यानी कि प्रेशर आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने एक स्केलर और वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। स्केलर यानी कि मैग्नीट्यूड जहाँ पर है लेकिन आपको जो डायरेक्शन है वो नहीं है, तो ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जहाँ पर कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मोमेंटम कैसा हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक-एक को मैंने बारीकी से बहुत पढ़ाया है। फ़ोर्स आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और भी मैं आपको लिख देता हूँ, साथ ही साथ लिखते चलिए आप भी। अब मैं स्केलर की लिस्ट लिख रहा हूँ, तो सबसे पहला आपको याद रखना है मास, मास, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है स्पीड, स्पीड आपको स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आप याद रखेंगे मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस याद रखिएगा आप, डिस्टेंस। साथ ही साथ आप टेम्परेचर भी याद रखिएगा, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर आप टाइम को देखेंगे, टाइम, एनर्जी और वॉल्यूम, टाइम, एनर्जी, वॉल्यूम, ये सारे के सारे कैसे हैं? सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी है। वहीं डेंसिटी, वर्क और पावर में, डेंसिटी, वर्क और पावर, ये सारे के सारे आपको बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, जहाँ पर आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर में 4 नाम तो आपको ऊपर ही दिख गया। अब मैं यहाँ पर बता दूँ एक्सेलरेशन, यहाँ पर था नहीं तो लिख लीजिए एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के बाद आपको मैं बता दूँ कि फ़ोर्स वेक्टर मैंने लिख दिया है आपको, और मोमेंटम भी लिख दिया है। आप और भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मास दिया है तो आप वेट लिखिए। वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने वेट देख लिया, अब आपको इधर और क्या दिया हुआ है, अच्छा टॉर्क लिखिए। तो टॉर्क जो है, टॉर्क भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क के साथ-साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के भी पूछने के चांसेस बढ़ जाएँगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वो सवाल हैं जो आपको बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, बार-बार एग्ज़ाम्स में। मैं आपको बता दूँ, कई बार आप देखेंगे जब आप ये पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, वो सारे के सारे आपके पीछे के एग्ज़ाम से पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। कुछ और अगर मैं लिख दूँ तो इम्पल्स भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। वहाँ पर भी मैंने बताया कि कौन-सा वेक्टर है और कौन-सा स्केलर है, ये सब मैंने आपको बता के रखा है। उसी तरह ग्रेविटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इतने सारे आपको मैं याद करवा दिया, आप याद कीजिए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। और फिर आप टेस्ट लगाइए, देखिए आपके नंबर्स कैसे नहीं बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखिए, आपके एएलपी आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया ये बेहतरीन सा सवाल है। आपसे कहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा वर्क कौन करेगा? आपको पता है कि जब बुलेट से गन फायर्ड होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा वर्क होगा। स्टोन उतना आप फेंक नहीं पाएँगे, रोटेटिंग व्हील में भी उतना वर्क नहीं कर पाएँगे, रेज़्ड हैमर में भी नहीं कर पाएँगे जितना कि बुलेट फायर्ड बाय द गन कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अब इस न्यूमेरिकल को। आपसे पूछा गया है कि एक फ़ोर्स है जिसको 20 न्यूटन का फ़ोर्स है जो डिस्प्लेस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर से, यानी कि फ़ोर्स कितना दिया हुआ है आपके पास 20 न्यूटन। वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2 मीटर का, और वर्क डन कितना हो रहा है 20 जूल का हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि एंगल बिटवीन द फ़ोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपसे एंगल पूछा गया है। तो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जो वर्क डन होता है वो होता है फ़ोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब हम पढ़ते हैं कॉस थीटा के टर्म में तो ये होता है एफ डी कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। आपको बता दें कि वर्क डन आपके पास कितना दिया हुआ है, तो वर्क डन आपके पास दिया हुआ है 20 जूल का, तो 20 जूल पुट कीजिए। फ़ोर्स 20 न्यूटन का दिया है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का दिया है और साथ ही साथ कॉस थीटा दिया हुआ है। 20 से 20 कट गया तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1/2। अब कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है।
यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, बोलता है कि एक पोर्टर जो है 12 केजी का ऑब्जेक्ट है, वो रेज़ करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पुट ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ हिज हेड। कैलकुलेट द वर्क डन। तो मैंने बताया कि वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा? अगर कोई भी वर्क डन स्टोर होगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और वो कितना होता है mgh, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कितने हाइट पर हम लिफ्ट कर रहे हैं, यही तो मेरा बताता है। तो यानी कि mgh, अब m के जगह कितना दिया हुआ है 12, g के जगह कितना दिया हुआ है 10, और 1.5 मीटर अबव है, तो इस 10 से इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, और 12 पचे 60 और 12 और 6 18, यानी कि 180 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। आपसे बोलता है कि एक एरोप्लेन है जो ट्रैवल करता है 4000 मीटर डिस्टेंस, और वर्क डन दिया हुआ है, तो फोर्स अप्लाइड कितना हुआ? तो वर्क डन आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ कॉस थीटा का कोई रोल ही नहीं है, तो आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? वर्क डन दिया हुआ है 20,000, और वो और ट्रैवल कितना करता है 4000 मीटर। तो आपको फ़ोर्स पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पचे 20, यानी कि फ़ोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 न्यूटन आ गई। यानी कि ये रहा आपके सवाल का उत्तर। तो ये थे आज की क्लास, जो आपको पसंद भी आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको सिर्फ़ रिवाइज़ करना है, थोड़ा-थोड़ा करके और टेस्ट लगाना है। अब देखिए आप सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेंगे, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।